दुनिया में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अगर एक बार आपके शरीर में चले गए तो फिर वो कभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलते। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे केमिकल्स सिर्फ एक दो नहीं है, 15,000 से ज्यादा है। इन्हीं केमिकल्स के ग्रुप को कहा जाता है PFAS। PFAS केमिकल्स में कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स में गिना जाता है। इसका मतलब है न पानी, न हवा, न बैक्टीरिया, कोई भी नेचुरल प्रोसेस इन्हें तोड़ नहीं पाता। इसीलिए साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स। इतना डेंजरस होने के बावजूद PFAS का यूज हम रोज करते हैं। फूड पैकेजिंग जो तेल नहीं छोड़ता, कपड़े जो दाग नहीं पकड़ते, एरोस्पेस जहां एक्सट्रीम हीट होती है वहां PFAS जरूरी होता है। जब किसी केमिकल का यूज इतना वाइड हो जाए तो उसका इंसानी बॉडी तक पहुंचना इनएविटेबल हो जाता है। यही वजह है कि आज PFAS कंटामिनेशन सिर्फ फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पानी, हवा और जमीन तीनों के जरिए आम इंसान तक पहुंचते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हवा से हम कभी कभी प्रभावित होते हैं, जमीन से इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन पानी से हम रोज डायरेक्ट और बिना सोचे समझे अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। ये केमिकल्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ लैब रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं है, इनका असर रियल जिंदगी में देखा जा सकता है। और इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिसाल मिलती है इटली के वेनिटो रीजन से। 2011 में इटली के वेनिटो रीजन से इस कहानी की शुरुआत होती है। यहीं एक 21 साल की लड़की को अचानक थायराइड कैंसर डायग्नोस होता है। कैंसर होने के पीछे कई वजह हो सकती है, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट। लेकिन जब रेगुलेटरी बॉडीज ने और गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। इस पूरे इलाके के ड्रिंकिंग वाटर में PFAS केमिकल्स मौजूद थे और सिर्फ एक दो लोग नहीं, 3.5 लाख लोग इस कंटेमिनेशन का शिकार हो चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी में PFAS आया कहां से। जांच करने पर उंगली जाकर रुकी मितेनी नाम की एक केमिकल फैक्ट्री पर। ये फैक्ट्री PFOA बनाती थी, जो PFAS फैमिली का ही एक केमिकल है। जिस लड़की को थायराइड कैंसर हुआ था उसके खून में PFOA का लेवल था 262 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स का हाल और भी भयानक था। मितेनी के कुछ वर्कर्स के खून में ये लेवल पहुंच चुका था 91,900 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर, जबकि इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के हिसाब से PFOA के लिए सेफ ब्लड लेवल सिर्फ 8 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर था। कोर्ट में जब मितेनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को पेश किया गया तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को 1990 से ही PFOA के खतरों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोडक्शन जारी रखा, क्योंकि उस वक्त का कानून ये कहता था जब तक किसी केमिकल के खिलाफ पक्का साइंटिफिक सबूत ना मिले उस केमिकल को खतरनाक नहीं माना जाएगा। और जब तक रेगुलेटरी बॉडी जागी तब तक ये केमिकल पूरे वेनिटो रीजन में फैल चुका था। इस घटना के बाद 2018 में मितेनी ऑफिशियली बैंकरप्ट हो जाती है, लेकिन कानूनी फैसला तुरंत नहीं आता। 2021 में कोर्ट ने इस केस में 15 लोगों को दोषी ठहराया और इटली ने इस पूरी घटना को यूरोप का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर कहा। 2018 तक आते आते जब मितेनी फैक्ट्री बैंकरप्ट हो चुकी थी, यूरोप में PFAS केमिकल्स पर रेगुलेशन का प्रेशर बढ़ चुका था। इन फॉरएवर केमिकल्स को बनाना और उनसे होने वाले नुकसान के बाद यूरोप में फैक्ट्री चलाना मुश्किल होता जा रहा था। मितेनी की मशीनरी, पेटेंट्स और प्रोसेसेस खास तौर पर PFAS केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए ही डिजाइन किए गए थे। फैक्ट्री बंद होने के बाद ये सेटअप यूरोप में लगभग बेकार हो चुका था, लेकिन किसी ऐसी कंपनी के लिए जो इस प्रोडक्शन को जारी रखना चाहती थी, ये एक सस्ता मौका बन सकता था। इंडिया में अक्सर एनवायरमेंटल रूल्स तब तक सख्ती से लागू नहीं होते जब तक कोई नुकसान फॉर्मली एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। इसी रेगुलेटरी गैप का फायदा उठाते हुए 2019 में वाइवा लाइफ साइंसेज ने मितेनी का पूरा सेटअप खरीद लिया और इसे इटली से महाराष्ट्र के लोटे परशुराम MIDC में शिफ्ट किया गया। लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया पहाड़ी, जंगल और गांवों से घिरा हुआ है। यहाँ के कुछ मछुआरों ने ये शिकायत की है कि इंडस्ट्रियल यूनिट से निकला हुआ वेस्ट वाटर नदियों में जा रहा है। उनका कहना है कि पानी का रंग बदलने से मछलियों पर असर पड़ा है और उनकी लाइवलीहुड को नुकसान हुआ है। 2023 की शुरुआत तक मितेनी के सारे मेजर इक्विपमेंट्स फ्रेट शिप्स के जरिए मुंबई पोर्ट पहुंच चुके थे। वाइवा लाइफ साइंसेज की जो पेरेंट कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, उसके प्रेसिडेंट हर्षवर्धन गोयनका का कहना है कि मितेनी ने जो कुछ किया
वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लीगल था। यही वो हर्षवर्धन गोयनका है जो उन 3 लोगों में से एक थे जिन्होंने 2021 में लक्ष्मी ऑर्गेनिक की इटली बेस्ड एंटिटी बनाई। उन 3 में एक और नाम था एंटोनियो नार्दोन। एंटोनियो नार्दोन मितेनी का लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। जून ट्रायल में उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन और फॉल्स अकाउंटिंग का दोषी पाया गया और उसे 6 साल 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिटेल सामने आती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने मितेनी के एसेट्स को जून 2019 में खरीदे, लेकिन लोटे परशुराम प्लांट की एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट ये बताती है कि मार्च 2018 से ही फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्शन की प्लानिंग चल रही थी। ये प्रोडक्ट्स मितेनी के प्रोडक्ट लिस्ट के बिल्कुल कंपैटिबल थे। मतलब इटली का डिजास्टर ऑफिशियली बंद होने से पहले ही नया प्रोडक्शन प्लान तैयार हो चुका था। 2021 तक कंपनी की इंटरनल स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी थी, कैप्चर द मार्केट शेयर ऑफ मितेनी। और फिर 2025 की शुरुआत में परशुराम का प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। यहाँ बनने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, कॉस्मेटिक्स और कई सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में होता है। इटली में जो चीज एनवायरमेंटल क्राइम बन चुकी थी, इंडिया में वही चीज एक नई इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने खड़ी है। जब PFS केमिकल शरीर के अंदर जाता है तो ये धीरे धीरे ब्लड, किडनी और लिवर में जमा होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटे बच्चे रोज रोज थोड़े थोड़े पैसे गुल्लक में डालते हैं, लेकिन वक्त के साथ गुल्लक भर जाता है। PFS केमिकल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक PFAS का एक्सपोजर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर डालता है। इससे फर्टिलिटी कम होने और प्रेग्नेंट वुमन में हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ सकता है। साथ ही में लो बर्थ वेट जैसे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी देखा गया है। PFAS का संबंध ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी जोड़ा गया है। कैंसर के रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ स्टडीज के मुताबिक PFAS के एक्सपोजर से किडनी, प्रोस्टेट और टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकता है। PFS का एक और सीरियस असर इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। मतलब बीमारी सिर्फ लगती ही नहीं, उससे लड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इंडिया में PFAS सिर्फ एक जगह का इशू नहीं है। गंगा तट से लेकर चेन्नई के कैनाल्स तक, एयरपोर्ट से लेकर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तक इसका फुटप्रिंट ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन दिसंबर 2025 तक इंडिया में PFS पर कोई नेशनल वाइड बैन नहीं है। अक्टूबर 2025 में FSSAI ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में PFS को बैन करने का प्रपोजल दिया गया, पर यह अभी सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशन स्टेज में है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट फिक्स नहीं है और न ही ये बैन एक्चुअल केमिकल के प्रोडक्शन पर लागू होता है। सबसे बड़ी बात, इंडिया में पीने के पानी के लिए PFAS पर कोई क्लियर लीगल स्टैंडर्ड नहीं है। BIS-IS 10500 इंडिया का ऑफिशियल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है, जो कि पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, लेड और बैक्टीरिया के लिमिट्स को सेट करता है। लेकिन इस स्टैंडर्ड में PFAS जैसे मॉडर्न सिंथेटिक केमिकल्स का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। मतलब पानी अगर दिखने में साफ हो और पुराने पैरामीटर्स को पास कर जाए तो भी उसमें फॉरएवर केमिकल्स हो सकते हैं और कानून उसे रोक नहीं पाता। इटली में जो चीज एक एनवायरमेंटल क्राइम बन चुकी है, इंडिया में वो अभी एक ब्लाइंड स्पॉट है। सवाल ये नहीं है कि PFS खतरनाक है या नहीं, सवाल ये है कि हम कब तक देखते रहेंगे जब तक कोई नुकसान प्रूव ना हो जाए। अगर आपको लगता है सिर्फ पीने का पानी, सिर्फ साफ दिखना काफी नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल उठाइए, क्योंकि जब कानून पीछे होता है तो कीमत हमेशा लोगों को चुकानी पड़ती है।